नमस्कार दोस्तों, आज के स्टॉक लर्निंग में जानेंगे एक शुगर इंडस्ट्रीज को लेकर के, जिसमें देखा गया जा रहा है कि चार्ट में कुछ आंकलन इस तरह से था जो पिछले कुछ दिनों से लगातार गिरता नजर आया था। लेकिन प्रेजेंटली कुछ टाइम पहले की बात करता हूँ, जिसमें स्टॉक में फिलहाल अपनी पुरानी जो हिस्टोरिकल डेटा था उसको तोड़ती नजर आ रही है। अर्थात इसको कह सकते हैं, इसको एक कप शेप वाली जो पोजीशंस बनती है ना कई दफ़ा, उसमें कंपनी की जो पोजीशंस थी उसमें बिल्डअप होती नजर आ रही है। अर्थात क्या इसके तोड़ने के बाद मार्केट इससे उछाल की तरफ भागती नजर आएगी, या इसी आकलन से दोबारा इस स्टॉक में मोमेंटल हो सकती है। आज की स्टॉक लर्निंग में हम जानने के मवाना शुगर को लेकर के, जो कई दफ़ा देखने को मिलती है कि गिरावट और चढ़ती हुई नज़र आती है। तो आज की स्टॉक में हम देखेंगे कि इसको पिछले 6 महीने में 11% की सम थी, और एक साल में देखा गया करीब 17% की, और नियरली 5 साल के हिस्टोरिकल यदि डेटा की बात चर्चा करें तो निकल के आती है 116% की जंप करती है। क्या एक सवाल हमेशा होता है, वो सवाल ये होता है जो करंट प्राइस है, करंट प्राइस क्या सस्टेन करने वाली प्राइस है या चलने वाली प्राइस है, या ऐसा तो नहीं इसमें और भी डिप का अंदाजा ज़्यादा लग रहा है। इन तीनों का रिप्लाई कह सकते हैं, जो जवाब कंक्लूजन से मिलता है। कंक्लूजन किस बात को लेकर के? कंक्लूजन उस बात को लेकर के क्या इनकी फंडामेंटल उनको लगातार सपोर्ट दे रहा है, या इनके जो इनकी सेंटिमेंटल है उसको सपोर्ट दे रहा है, या फिर टेक्निकल कुछ और कहता है। चलिए, देखा गया कि बुक वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं था, किससे? करंट प्राइस से। तो यदि बुक वैल्यू 105 का है तो करंट प्राइस 117 का है, मतलब इन दोनों के गैप में बहुत बड़ा गैप देखने को नजर नहीं आई है। जबकि इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करें तो 102 का, मतलब कह सकते हैं नियर अबाउट द सेम इन द बुक वैल्यू इन द इनकी एसेट्स की वैल्यू। अब सवाल आता है स्टॉक का पी की को लेकर के, स्टॉक की आरओई को लेकर के, और स्टॉक की डेट्स को लेकर। तो यहाँ पे देखा गया, जो जो स्टॉक की पी की चर्चा करें तो ये इसको कहते हैं डिमांड। किसको लेकर के? स्टॉक में इंटरेस्ट को लेकर। किसके बेसिस पे? अर्निंग पर शेयर के बेसिस पे। अर्निंग पर शेयर कहता है 12 रुपये का, किसके हिसाब से? फेस वैल्यू यदि किसी नॉमिनल वैल्यू है 10 रुपये का, और वो अर्निंग करके कितना देता है? 12 रुपये अर्निंग करके देता है। अर्थात इसके हिसाब से ये हुआ, जो इसके हिसाब से डिमांड कितना गुना बढ़ा? 9 गुने की बढ़ी, जिसकी वजह से इसका 117 रुपये के आसपास। और एक और सवाल आता है कि हायर टू लोअर की आंकलन करके देख, क्या ये अपनी लोअर से उछलती नजर आती है या हायर से डिप लगाती नजर आती है? ये कई बार सवाल बनती है, इसका भी आकलन करेंगे चार्ट को लेते हुए। फिलहाल आर की बात करें 6.84, और आर की बात करें तो 5.37%। अब यहाँ पे एक आकलन करने की सबसे पहला टॉपिक है, तो यदि ये इंडस्ट्रियल की बाकी कंपनियों को देखा गया कि 18 गुने की भीड़ है, तो यहाँ पे 9 गुने की भीड़ क्यों है? अर्थात यहाँ भी इसको वेट मिलना चाहिए। अर्थात इसके हिसाब से क्या है, स्टॉक की अंडर वेटेज है। किसके हिसाब से? इंडस्ट्रियल के हिसाब से। और यदि ये इसके हिसाब से दोगुना बढ़ती है मार्केट, तो कहाँ जाएगी? 234 मान लेता हूँ, मैं कहता हूँ 200 से लेकर के 230 तक। क्या लगता है, यदि मार्केट में इसके हिसाब से गैप अप को फिल करता है तो इनका ये जानना चाहिए 200 से 230। क्या अब सवाल ये भी उठता है, क्या ये स्टॉक यहाँ से यहाँ पहुँच पाएगी कि नहीं पहुँच पाएगी? इसका भी रिप्लाई आएगा। चलिए, इसको इम्पैक्ट करने वाली एक चीज़ और है, इसको लेकर के, जहाँ पे ये भी देखा गया कि छुपा हुआ चीज़ जो डेट टू इक्विटी के बारे में कहते हैं 1.38, और करंट रेशियो की बात करते हैं 1.26, जो कि इन दो चीज को देखा जाए तो ईपीएस को क्या करता है? इम्पैक्ट और हीटेड करके रखता है। किसको लेकर के? एक तो इंटरेस्ट बर्डन को लेकर के, और दूसरा उधार सेल्स को लेकर के, जहां उधार सेल्स में रिस्क फैक्टर भी देखने को, जबकि डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है 3.43% के। चलिए, यहाँ पे देखा गया कि
शेयर की तादाद, शेयर की लिस्ट की बात करूँ तो 4 करोड़। और 4 करोड़ में ये भी एक सवाल होता है कि क्या प्रमोटर्स अपने शेयर को बेच रही है, नहीं बेच रही। ये एक जनरलिटिक जितने भी सवाल होते हैं किसी इन्वेस्टर्स के मन में, वो सारे के सारे हम देखने का प्रयास करते हैं। अब आते हैं कंपनी, जैसे ही नाम से उन्हें पता किया था कि शुगर्स नाम है, तो शुगर इंडस्ट्रीज से कामकाज करती है। और चाहे वो अल्कोहल की बात करो, को जनरेशन की बात करूँ, और डिस्टिलरीज की बात करें, को जनरेशन में सारे के सारे जो शुगर इंडस्ट्रीज हैं वो पावर जनरेट करती रहती है, क्योंकि उनके पास जो मटेरियल्स, वेस्टेज मटेरियल होता है, वेस्टेज मटेरियल से क्या बनता है, पावर यूटिलाइजेशन पे काम काज करता है। अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, तो कर लीजिए, क्योंकि हम कंप्लीट स्टडी की बात करते हैं विदाउट किसी रिकमेंडेशन और एडवाइजरी को लेते हुए। चलते हैं अपने अगले पड़ाव पे, और अगला पड़ाव में देखेंगे पीयर्स को लेकर के क्या आंकलन निकलता है, जहाँ पे ईआईडी, पेडी से लेकर के बड़ी बड़ी कंपनियां, चाहे बजाज हिंदुस्तान ही क्यों न हो, या फिर बलरामपुर चीनी है, डालमिया शुगर्स हैं, डालमिया भारत की बात कर रहा हूँ, इन सब की लिस्ट में देखने को ये मिली, जो यहाँ पे जो लिस्ट बनाया उसमें 21 का निकल के आता है पी। इस पी में अभी भी देखने को मिलता है कि इनकी डिमांड बढ़ सकती है, इनकी डिमांड, जबकि त्रिवेणी में काफ़ी ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड हैं। इतना ही नहीं, यदि हम दूसरी की बात करें, बेनाडीज की बात में, वहाँ भी ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड हैं। किसके बेसिस पे? अब पी के बेसिस पे। अब पी का आकलन कहाँ से निकलता है, यहाँ पे दबाव की बात करूँगा, इसमें दबाव की चर्चा करेंगे, आखिर क्या एवरेज से कम है, ज़्यादा है, नहीं है। क्वार्टरली सेल्स और बाकी सारे को आप कंपेयर करके देखेंगे तो शायद ऐसा लगता है कि हाँ मार्केट कैप तो ये है, डिविडेंड का यील्ड ये रहा, लेकिन नेट प्रॉफिट इन द क्वार्टरली की बात ये करती है, उसमें से इस कंपनी का क्या था, निगेटिव देखने को मिला, जबकि ईआईडी में ये देखने को मिला कि यहाँ पे पॉजिटिवली, यहाँ पे क्वार्टरली जो नेट प्रॉफिट मार्जिन थी वो काफ़ी अच्छा गैप अप के साथ जंप किया। क्वार्टरली रिजल्ट इस कंपनी को देखते हैं और उसमें कहती है मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस लेवल को लेकर के। तो मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस में देखा गया कि जून टू जून में कंपनी की परफॉर्मेंस किया, वायो क्यू आर क्यू में भी परफॉर्मेंस किया, मतलब जो मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे सेल्स में कोई कमी देखने को नज़र नहीं आई। जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जो कंपनी को फिलहाल कभी नुकसान में हुआ करती थी, वहाँ पे ये 3% के आसपास की प्रॉफिट देखने को मिली इस क्वार्टर में, लेकिन यदि मार्च क्वार्टर को आकलन करके देखें तो अच्छी खासी करीब 25-30% के आसपास की उनकी मार्जिन थी। अब सवाल उठता है क्या प्रॉफिट को लेकर के क्या कहती है, तो प्रॉफिट के बारे में देखने को ये मिली, कंपनी जो पिछले क्वार्टर तक 47 करोड़ के प्रॉफिट में चल रही थी, जी रही थी, वहाँ पे 4 करोड़ के आसपास का नुकसान दर्ज किया। नुकसान का रीजन क्या था, तो नुकसान का रीजन जो 4 करोड़ का नुकसान था, वो सीधा सीधा दिखता है कि इंटरेस्ट बर्डन इन्होंने बढ़ा दिया, जो कि 9 करोड़ के आसपास हुआ करता था, वो 13 करोड़ के आसपास चली, नहीं तो ये न्यूट्रल हो जाता है, जीरो पे हो जाता है। ईयरली ग्राफ की बात करें तो ये निकल के आती है, जहाँ पे ईयरली में प्रॉफिट भी करीब करीब ये देखने को मिलता है 38 करोड़, और लास्ट 12 महीने के 50 करोड़ के नियर अबाउट पहुंचा, जिसकी वजह से ईपीएस में क्या हुआ, लगातार फेरबदल होते होते स्टॉक कि 12 रुपये तक की ईपीएस में जंप करती नजर आती है, तो कह सकते हैं पिछले पीरियड से करीब करीब 30% से ज़्यादा की उछाल देखने को मिली है। कुछ हिस्टोरिकल डेटा कहती है इसको, लेकिन कुछ चीज को प्रॉफिट के बारे में अच्छी कहती है, स्टॉक प्राइस के बारे में गिरावट, मतलब कह सकते हैं ना बहुत बड़ा चला ना बहुत बड़ा गैप अप था। रिटर्न इक्विटी की बात करें तो ये कुछ भी संकेत नहीं देता, और सेल्स वाले में कुछ ऐसा ग्रो लेवल की बात करती नहीं है। बैलेंस शीट की फिगर को देखेंगे तो बैलेंस शीट की फिगर में क्या निकल के आती है, उन्होंने यहाँ पे अच्छी तगड़ी क्या किया है, अपनी बोरोइंग्स को इंक्रीज किया। जब बोरोइंग्स को इंक्रीज करेगा तो क्या बनेगा,
इनका जो इंटरेस्ट का वर्डन है वो बढ़ गया, जिसकी वजह से ईपी जो प्रॉफिट था, प्रॉफिट की वजह से ईपीएस बना, उसमें क्या देखने को मिला, उसमें दबाव देखने को मिला। जबकि इनका ये भी करना चाहिए, इनका जो पैसा इन्होंने लिया, उन पैसे का यूटिलाइजेशन की बात क्या है, उन पैसे की यूटिलाइजेशन की बात क्या है, क्या उन्होंने एसेट्स इंक्रीज किया, कहते हैं हाँ एसेट्स इंक्रीज। दूसरी तरफ कहती है हमारे पास पैसे जो बाकी थे वो उधार में तो नहीं चला गया। उधार की बात करते हैं जहाँ पे कंपनी के बारे में कहती है, तो ट्रेड रिसेबल करीब करीब 40 करोड़ के आसपास है। इन्वेंट्री जिनके पास काफ़ी ज़्यादा मार्च तक पड़ी हुई थी। आगे करीब 40 करोड़ के आसपास क्या था, 40 करोड़ के फैक्टर क्या कहते हैं, रिस्क फैक्टर कहता है करीब 11 दिन का। और इसके अलावा कुछ और बात करें, पूरे के पूरे लॉस के बावजूद भी 40 करोड़ का क्या था रिटर्न पड़ा हुआ। तो आते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न को लेकर, आखिर क्या क्या, जहाँ 64% की होल्डिंग प्रमोटर ने खुद ही रखा है और 34% की होल्डिंग किसके पास है, आम पब्लिक में देखने को मिली। तो प्रमोटर्स वाले ग्रुप में देखेंगे तो 63% की होल्डिंग पहले भी नियर अबाउट सेम थी, अब भी सेम है। और पब्लिक की बात करें तो 35% की होल्डिंग पहले भी थी और आज भी है। लेकिन सवाल बनता है कि क्या स्टॉक में डिमांड जो है वो कम होती नजर आती है। जहाँ आकलन हिसाब से देखेंगे तो जो 56,000 के आसपास तक की भीड़ खड़ी थी किसी कट ऑफ डेट पे, वो भीड़ को क्या हुआ, 54,000 पे आकर अटकी। ये बनता है। इसकी वजह से मार्केट में क्या हुआ, इसको एक सेंटिमेंटल में चोट पहुंची, जिसकी वजह से मार्केट में गिरावट का संकेत दिया। लेकिन दोबारा मार्केट एक सस्टेनिटी के बाद, बहुत दिनों के बाद मार्केट ने जो गैप अप्स के साथ ओपन हुआ, कामकाज किया, ये अच्छी चीज़ है। आते हैं इन्वेस्टर के अलावा सेंटिमेंटल में। सेंटिमेंटल में देखा कि 12 अगस्त के बाद कोई भी अपडेट, ऐसा अपडेट देखने को नज़र नहीं आई है। और चार्ट की आंकलन करेंगे तो 50 डे रिमार्क से कहती है नियरली 1 महीने के चार्ट का आंकलन करें तो ये कहती है जो इनके पास इस प्राइस पे कई दफ़ा स्टॉक क्या करती है, आई है, उसकी प्राइस का नाम है करीब करीब 114-15 के आसपास। और फिलहाल ये स्टॉक कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, 116-17 के आसपास। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग है दोस्तों। आज के स्टॉक राइडिंग में जान रहे थे मवाना को, शुगर को, जहाँ पे वाई वाई में लगातार जंप किया और जंप का सिलसिला लगातार चलता ही जाता है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग है दोस्तों।